ना कि इस वाले केस में हम जब इसका यूज कर रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही वर्क करते हैं, बट दोनों में चेंज ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर केवल एक एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर 2 या मल्टीपल एक्सप्रेशन पे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने x, y, z 3 वेरिएबल ले लिए। अब 3 वेरिएबल लेने के बाद मैंने यहाँ पर x, y, z के अंदर x में 100 पास कर दिया, y में 200 पास कर दिया, z में 300 पास कर दिया। ये 300 पास करने के बाद मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, और सेकेंड एक्सप्रेशन लिखी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो जैसे ही मुझे इनमें ये एक्सप्रेशन 1 हो गई, ये एक्सप्रेशन 2 हो गई, तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे यूज करना है तो इन दोनों को यूज करने के लिए मुझे इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में यहाँ पर एंड और का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? एंड और का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये हो गई, दूसरी एक्सप्रेशन ये हो गई। अगर मैं ओनली फॉर एक एक्सप्रेशन पे काम करता तो मैं रिलेशन ऑपरेटर का यूज करता। जब मैं 2 एक्सप्रेशन के बीच में कंपेरिजन कर रहा हूँ तो मैं एंड और का यूज करता हूँ। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लेकिन जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज समझते हैं या इसका यूज करते हैं, तो इस ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक ट्रुथ टेबल का यूज कर रहे हैं कि जब हम रिलेशनल ऑपरेटर को समझते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। इसके थ्रू समझते हैं। तो ट्रुथ टेबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम आगे भी पढ़ेंगे, ट्रुथ टेबल का मीनिंग ये हो गया कि जब आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इस वाले केस में एंड ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर उसमें से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होते हैं जो ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू कर देते हैं। तो कैसे समझते हैं? इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल बनाई। अब इस ट्रुथ टेबल के अंदर हमेशा 4 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी EXP1 और सेकेंड एक्सप्रेशन लिखी EXP2। तो अगर ओनली फॉर हम एक एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं तो रिजल्ट या तो ट्रू आ रहा है या फिर फॉल्स आ रहा है। कि अगर हम एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो आंसर ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। लेकिन अगर मैं 2 एक्सप्रेशन यूज करता हूँ तो या तो दोनों क्या मिलेंगी? ट्रू मिलेंगी, या पहली ट्रू मिलेगी दूसरी फॉल्स मिलेगी, या पहली फॉल्स मिलेगी दूसरी ट्रू मिलेगी, या दोनों ही फॉल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेबल होगा कि या तो दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगी या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होंगी, या पहली ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी दूसरी ट्रू होगी, या दोनों ही फॉल्स होंगी। तो इस वाले केस में मान लिया कि हमने यहाँ पर A एंड D एंड और दूसरा है और का यूज किया। तो जब 2 एक्सप्रेशन टैली कर रहे हैं तो या तो दोनों एक्सप्रेशन क्या हैं? ट्रू है, या पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स है, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है, या फिर दोनों ही फॉल्स है। तो एंड ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है, एंड कंडीशन इस बेस पर काम करती है। जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा। तो जब एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो दोनों ट्रू हैं तो इसमें आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसमें भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इस वाले केस में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो इसमें आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसमें क्या आएगा? ट्रू आएगा। जब इसमें एक फॉल्स है एक ट्रू है तो इसमें आंसर फॉल्स आएगा। इसमें आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। जब दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, यहाँ पर भी फॉल्स आएगा। तो इस वाले केस में सिचुएशन ये क्रिएट कर रही है कि जब एंड ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है, जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलती है तो ही आंसर ट्रू आता है। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स मिलता है तो आंसर फॉल्स आता है। और के केस में जब दोनों ट्रू मिलेंगी तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर में एक सिंबल वर्क करता है, उसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को बेसिकली हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो वो इसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, और अगर रिजल्ट फॉल्स आता है तो उसे वो ट्रू कर देता है। इसीलिए नॉट ऑपरेटर केवल एक एक्सप्रेशन पर ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने x, y, z 3 वेरिएबल लिए, मैंने यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y लिखा, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आ रही है उसमें x इज ग्रेटर देन y आ रहा है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। जैसे नॉट लगाया तो अभी आंसर क्या आएगा? इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? तो x में क्या पड़ा? 100 इज ग्रेटर देन ऑफ 200, कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो नॉट ऑपरेटर से किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रू में। तो आंसर क्या आ जाएगा?
ट्रू आएगा। तो इस ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स ही आता है और एक एक्सप्रेशन पर ही काम करता है। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जिनको हम अभी प्रैक्टिकली समझेंगे। बेटा इसी लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे नेक्स्ट दो ऑपरेटर और ड्यू चल रहे हैं। उसमें नेक्स्ट ऑपरेटर आता है, उससे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। फोर्थ नंबर जो ऑपरेटर आता है इसे हम कहते हैं एंड, इसमें और एंड नॉट का यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर है, सबसे ईजी ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, तो वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने x बनाया तो मैंने x के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल केस में मैंने यहाँ पे 100 लिखा, तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो 100 लिखा जा रहा है दैट इज़ ए वैल्यू, नॉट आइडेंटिफायर, नॉट ए वेरिएबल। ये वैल्यू है, आइडेंटिफायर कोई वेरिएबल नहीं है। अब इस 100 को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ तो प्रिंट कराते समय 100 ही प्रिंट होगा। बट हम ये जानते हैं कि किसी भी वैल्यू को होल्ड करने के लिए, किसी प्रोग्राम को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलिटी हमारी होती है आइडेंटिफायर, दैट इज़ ए वेरिएबल। जब तक वेरिएबल नहीं बनाएंगे हमारी वैल्यू एक्सेस नहीं होगी या वैल्यू होल्ड नहीं होगी। तो इस 100 को होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा? ए लिखा। अब ए इक्वल टू लिखा, तो जैसे मैंने यहाँ पर अगर ए 100 लिखा तो ये लाइन रॉन्ग मानी जाएगी, दैट इज़ नॉट ए असाइनमेंट। यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ ए 100 लिखा है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने बीच में क्या लगा दिया? इक्वल टू लगाया। तो जैसे ही मैंने इक्वल टू पास किया तो ए इक्वल टू 100 हो गया। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी? एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जिस सिंबल का यूज़ आ रहा है, उस सिंबल को हम कहते हैं इक्वल टू। इसे क्या कहते हैं? इक्वल टू। तो इक्वल टू ऑपरेटर ही एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे सिंपलेस्ट ऑपरेटर जो किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करता है, लोड करता है, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी असाइनमेंट ऑपरेटर में ही एक टॉपिक आता है शॉर्ट एंड असाइनमेंट। तो बेटा शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई वेरिएबल लिया, इस में आप वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये हो गया कि जैसे आज मैंने यहाँ पर ए बनाया, ए में 10 पास किया, मैंने यहाँ पर ए बनाया, ए में 10 पास किया। अब मुझे इस 10 में 5 का एडिशन करना है, 5 का एडिशन करना है। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू 10 प्लस 5। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिखी? a इक्वल टू 10 प्लस 5 लिखा। तो 10 प्लस 5 लिखा तो ये लाइन भी हमारे लिए क्या मानी जाएगी? असाइनमेंट ऑपरेटर ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इंटरप्रेटर इस प्रोग्राम को रीड करेगा, इस लाइन को रीड करेगा, तो इस लाइन को रीड करते समय उसे यहाँ क्या मिलेगा? 10 मिलेगा प्लस 5। 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15। तो इस ए में क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू का यूज़ भी हो रहा है, प्लस का यूज़ भी हो रहा है, तो इसे कहते हैं प्लस इक्वल टू। इसे कहते हैं प्लस इक्वल टू। तो या फिर इसे इस तरह से ना मानकर इक्वल टू प्लस भी मान सकते हैं। तो ये जो सिंबल आ रहे हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलेशन इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, या नॉर्मली कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जो वैल्यू को असाइन करते हैं दैट इज ए इक्वल टू ऑपरेटर, दैट इज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर यूज में आता है, उस ऑपरेटर को कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं? इस ऑपरेटर का मेन यूज ये होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग ये होता है कि देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इन द पाइथन, इज और इज नॉट। द आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू चेक इफ बोथ द ऑपरेंड्स रेफरेंस द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी। कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी चेक करना चाहते हैं कि क्या टू ऑपरेंड्स सेम मेमोरी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस केस में आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो तरह के ऑपरेटर वर्क करते हैं, जिनमें एक होता है इज ऑपरेटर और एक होता है इज नॉट ऑपरेटर। कि आइडेंटिटी ऑपरेटर में दो तरह के ऑपरेटर वर्क करते हैं, जिनमें एक होता है इज ऑपरेटर, दूसरा होता है इज नॉट ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर दोनों की आइडेंटिटी सेम मिलेगी, इज के केस में अगर दोनों की आइडेंटिटी सेम मिलती है तो ये ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। इज नॉट के केस में अगर दोनों की आइडेंटिटी चेंज मिलती है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। इसका अपोजिट है। कैसे काम करता है? मान लिया कि हमने x और y दो वेरिएबल लिए। x में मैंने यहाँ पर 100 पास किया, y में 200 पास किया।
अब यहाँ पर x में क्या पड़ा हुआ है, 100 पड़ा हुआ है, y में क्या पड़ा है, 200 पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 100 जब मेमोरी में जाएगा तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, और 200 जब मेमोरी में जाएगा तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। तो यहाँ पर जब मैं वैल्यू ही चेंज किए तो इनका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों सेम मेमोरी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैंने इन दोनों के बीच में इज लगा दिया, अब मैंने यहाँ पे चेक करा है कि x इज y, मैंने केस लगा दिया कि x इज y, क्या x y के बराबर है, क्या दोनों सेम को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर x में 100 पड़ा, y में 200, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x में 100 पड़ा हुआ, y में 200 पड़ा हुआ, तो दोनों का एड्रेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसी बटा आइडेंटिटी ऑपरेटर में अगर मैंने यहाँ पे इज नॉट लगा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया, इज नॉट लगा दिया, तो ये इसका उल्टा ऑपरेटर होता है कि अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो ट्रू आएगा, अगर दोनों बराबर मिलेंगे तो फॉल्स आएगा। क्लियर? तो अभी दोनों बराबर नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं इज नॉट ऑपरेटर, तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बाद हमारा लास्ट ऑपरेटर आता है, उस ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो बूलियन वैल्यूज़ के ऊपर, ऐसे ऑपरेटर जो एनी टू ऑपरेंड्स या बूलियन वैल्यू के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, इट मीन बाइनरी नंबर के ऊपर कंपैरिजन करते हैं, तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, जिनका आगे हम जब बूलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे तब इनका यूज समझ में आएगा। तो बूलियन ऑपरेटर का मतलब होता है, बिटवाइज ऑपरेटर के केस में सेम टू सेम लॉजिकल की तरफ ऑपरेटर वर्क करते हैं। इनमें जो ऑपरेटर वर्क करते हैं उनमें आता है एंड, दूसरा आता है और, तीसरा आता है नॉट, और एक होता है एक्सॉर, चौथा ऑपरेटर होता है एक्सॉर ऑपरेटर। एंड को हम यहाँ पर इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं, और को हम इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं, नॉट को हम इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं, और बिटवाइज और एक नॉट की जगह यहाँ पर एक्सॉर नहीं होता है, एक्स और नॉट की जगह एंड और, इसकी जगह आता है कॉम्प्लीमेंट, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को हम इस सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं, और चौथा जो ऑपरेटर आता है उसे कहते हैं एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर को हम यहाँ पर कैप सिंबल से आइडेंटिफाइड करते हैं। तो ये जो सिंबल्स आ रहे हैं, इन सिंबल्स को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ऐसे ऑपरेटर जो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू पे कंपैरिजन नहीं करते हैं, जो बेसिकली बूलियन नंबर्स, इट मीन 0 1 0 1 जो मशीन लैंग्वेज होती है उन पे कंपैरिजन करते हैं, तो उन ऑपरेटर को हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बट जब हम इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इन ऑपरेटर का जो प्रोसेस होता है वो सेम टू सेम लॉजिकल ऑपरेटर की तरह ही होता है। जैसे अगर हम एंड का यूज कर रहे हैं तो इसमें हम ए एंड डी लगाते हैं, इसमें हम एंड सिंबल लगाते हैं। तो एंड सिंबल लगाते हैं तो ये ऑपरेटर क्या करेगा कि जब दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करेगा, तो इस वाले केस में जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आएगा एंड के केस में। अगर और लगाते हैं तो जब दोनों ट्रू मिलेंगे तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। तीसरा ऑपरेटर होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर मीन्स अपोजिट, कि जिसे हम नॉट की तरह मानते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू आएगी तो उसका फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स आएगा तो उसका ट्रू हो जाएगा। जो हम लॉजिकल में नॉट का यूज़ करते हैं वही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है। और मतलब फोर्थ ऑपरेटर होता है जोर ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर। तो एक्सॉर ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है कि जो बेसिकली दो एक्सप्रेशन काम करता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में काम करता है, बट इसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये होता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगे या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेंगे तो आंसर फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। तो जोर ऑपरेटर इस बेस पर काम करता है कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी या दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स मिलेंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, लेकिन दोनों में से अगर एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं जोर ऑपरेटर या एक्सॉर ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर और इस ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस ये हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा न्यूमेरिकल नंबर, इट मीन डेसिमल नंबर जो होते हैं 10 20 30 जो होते हैं उन पे कंपैरिजन करते हैं, जबकि बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो एनी टू ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, मतलब 0 1 के बेस पर कंपेयर करते हैं, वर्क करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, दैट इज ए बिटवाइज ऑपरेटर। इसी के साथ मेरे यहाँ पे ऑपरेटर कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर हम ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। तो मैं एक ही प्रोग्राम समझा रहा हूँ जिस प्रोग्राम के अंदर सारे ऑपरेटर का यूज, मतलब लमसम 3-4 ऑपरेटर का यूज आ जाएगा। इसको कैसे प्रोसेस करते हैं इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे सभी ऑपरेटर का यूज समझना है तो इनको यूज को समझने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के केस में
सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर x इक्वल टू इंटीजर इनपुट वैल्यू मैसेज पास कर दिया, y इक्वल टू मैसेज पास किया, z इक्वल टू मैसेज पास कर दिया। देन मैंने यहाँ पर फर्स्ट केस में प्रिंट स्टेटमेंट लिखी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मुझे एडिशन करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई इक्वल टू कोमा, यहाँ पे लिख दिया x प्लस वाई। सेकेंड केस में मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी x डिवाइड बाई वाई इक्वल टू x डिवाइड बाई वाई। वापस मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा x मोड y इक्वल टू, यहाँ लिखा x मोड y। देन वापस मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, मुझे एक्सपोनेंट का यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा x मल्टीप्लाई बाई z, यहाँ लिखा x मल्टीप्लाई बाई z इक्वल टू, यहाँ लिखा x इंटू z। ये मेरा मैसेज हो गया। अब मुझे रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट x इक्वल टू z, मैसेज पास कर दिया x इक्वल टू z। इसी टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z, कोमा, यहाँ पे लिखा मैंने कोमा लगाया, यहाँ पे लिखा मैंने y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z। ये मेरा रिलेशन ऑपरेटर हो गया। रिलेशन ऑपरेटर के बाद मैंने वापस से यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z, देन इक्वल टू कोमा, यहाँ लिखा मैंने x इक्वल टू y एंड यहाँ लिखा y इक्वल टू z। ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब बेटा जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये प्रोग्राम कैसे प्रोसेस होगा, कैसे इसका रिजल्ट आएगा। अभी मैंने इस प्रोग्राम के अंदर 3 ऑपरेटर समझाए हैं, रिलेशनल, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने यहाँ पर x, y, z 3 वेरिएबल बनाए। मान लिया कि मैंने x के अंदर वैल्यू पास कराई 10, y वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास कराई मैंने यहाँ पर 20 और z के अंदर वैल्यू पास करा दी मैंने यहाँ पर 15। इट मीन्स कि यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा x इक्वल टू इंटीजर इनपुट एनी वैल्यू पास कराई। इस वैल्यू को मैंने x में स्टोर कर दिया, देन y में, देन z में, 3 टाइम तीनों को कॉल कर दिया। तीनों को कॉल करने के बाद मैंने x, y, z लिखने के बाद x में 100, y में 20, z में 15 पास कर दिया। इट मीन रन टाइम पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। वैल्यू पास करने के बाद मुझे इनके ऊपर कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करनी है तो मैंने आपको बोला था कि इन सबका प्रैक्टिकल यूज़ होता है, बट इसको हम अभी समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल समझ रहे हैं। तो इस एग्जांपल के केस में मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट मैसेज लिखा x प्लस वाई, तो यहाँ लिखा x प्लस वाई, तो ये चलेगा कैसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में जैसे इस प्रिंट स्टेटमेंट पर आएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू, तो मैंने यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा का यूज किया है। इट मीन्स इन्वर्टेड कोमा में लिखी गई वैल्यू दैट इज ए मैसेज, वो हमारे लिए क्या है, सिर्फ एक मैसेज है। तो जैसे रन कराओगे तो आंसर आएगा x प्लस वाई इक्वल टू, एक्सप्रेशन क्या काम कर रही है, x प्लस वाई, तो x में क्या पड़ा हुआ है 10, y में क्या पड़ा हुआ है 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। वापस नीचे जाएगा x डिवाइड बाई वाई, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या लिखी, x डिवाइड बाई y लिखा, तो x डिवाइड बाई वाई, तो x में क्या पड़ा हुआ 10, y में क्या पड़ा हुआ 20, तो जो भी आंसर आना होगा वो आंसर हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा। इसी टाइप से मुझे मोड ऑपरेटर का यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा x मोड y, तो मैसेज क्या आएगा x मोड y इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने x मोड y, तो जो भी इसका आंसर आना होगा आंसर यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में मुझे ये तीनों ऑपरेटर मेरे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। अब इन अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद मुझे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज समझना है, तो मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर आगे एक्सप्रेशन लिखी इसी में एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज समझना है, तो यहाँ मैंने लिखा x इंटू जेड इक्वल टू, ये मैसेज हो गया। इस मैसेज में मैंने यहाँ पास किया x इंटू वाई, तो x में क्या पड़ा हुआ है 10, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी 10 इंटू वाई में क्या पड़ा, जेड में क्या पड़ा हुआ 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या बनेगी 10 की पावर
15। जब से आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर जो भी होगा आंसर आपके सामने शो हो जाएगा, इट मीन आंसर इसका आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक्सपोनेंट का वर्क कर रहा है, इट मीन एक्सपोनेंट कंपेरिजन वर्क कर रहा है। इसी ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट ऑपरेटर आता है इक्वल टू ऑपरेटर। तो मैंने बताया था कि दैट इज अ रिलेशन ऑपरेटर। तो अगर मैं दो ऑपरेंड को कंपेयर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू जेड। तो x में क्या पड़ा हुआ है 10, y में क्या पड़ा हुआ है, z में क्या पड़ा 15। तो यहाँ पर इसमें क्या मिलेगा 10, इसमें क्या मिलेगा 15। तो कंपेयर होगा तो मैसेज क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जेड। मैसेज आएगा इक्वल टू, कंपेयर किया क्या x z के बराबर है, x में क्या पड़ा हुआ है 10, z में 15, दोनों बराबर नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। आंसर क्या आएगा इसका, फॉल्स आएगा। इसी टाइप से वापस नीचे जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ कर दिया तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z। तो y में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, z में क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है। तो कंपेयर किया कि 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। एक्सप्रेशन क्या बन गई, 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो 20 क्या 15 से बड़ा है, कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर हो जाएगा। इसी टाइप से मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर के साथ में जब लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर दोनों में चेंजेस ये होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर केवल एक एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, जबकि लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो 2 या मल्टीपल एक्सप्रेशन पे वर्क करते हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए इसके बाद हमने यहाँ पर दो ऑपरेंड का यूज़ करते हुए मतलब रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ समझा। तो यहाँ मैंने लाइन लिखी x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z। तो यहाँ पर जब ये कॉमा लगेगा मैसेज आएगा तो एक्सप्रेशन चलेगी x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z। तो यहाँ पर x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू z। तो x में क्या पड़ा हुआ है 10 पड़ा हुआ है, y में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है। यहाँ पे इक्वल टू लग गया, यहाँ पर एंड लगेगा, एंड के बाद y में क्या पड़ा हुआ है 20 पड़ा हुआ है, z में क्या पड़ा हुआ है 15 पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट केस में कंपेयर करेगा 10 इक्वल टू 20, कंडीशन इज फॉल्स। यहाँ पर एंड ऑपरेटर आ गया एंड 20 इक्वल टू 15, कंडीशन इज फॉल्स। जब दोनों फॉल्स मिले तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें, फॉल्स। इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसी टाइप से अगर मैंने यहाँ पर एंड की जगह और लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पर एंड की जगह क्या प्रेस कर दिया, और प्रेस कर दिया, तो जैसे ही और प्रेस करूँगा तो दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। इन केस ऑफ अगर मैंने यहाँ पर और या एंड तो लगा रखा है, लेकिन एंड लगाने के साथ में अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू की जगह, अगर मैंने इक्वल टू की जगह यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दिया, तो जैसे ग्रेटर देन लगाया तो फर्स्ट वाले केस में आंसर फॉल्स आएगा, बट सेकेंड वाले केस में ग्रेटर देन लगाया तो 20 इज ग्रेटर देन 15, कंडीशन इज ट्रू। तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, जब दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो भी आंसर, तो इसमें आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर और लगा देता, अगर यहाँ पे और लगाता तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, यहाँ ट्रू आ रहा, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जो मैंने अभी आपको ट्रुथ टेबल समझाई थी कि जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू मिलेंगी तो ही आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स मिलेगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो दैट इज ए ट्रुथ टेबल एक्सप्रेशन, दैट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये जो प्रोग्राम मैंने बेटा में समझाया है, इस प्रोग्राम के अंदर हम यहाँ पर 3 टाइप ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, रिलेशनल, लॉजिकल और कंपैरिजन, तीनों ऑपरेटर का यूज़ समझ रहे हैं और इनको हम प्रोसेस कर रहे हैं। बाकी ऑपरेटर हम बाद में नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब इस प्रोग्राम को आप वीडियो में से लेना है और इस प्रोग्राम की वो प्रैक्टिस करके देखनी है। प्लस इसी के अलावा मैंने पहले जो आपको प्रोग्राम्स दिए थे, कुछ अर्थमेटिक के प्रोग्राम्स मैंने पहले में नोट करवाए थे, जो मैं वीडियो को वापस रीसेंड करूंगा, उसमें भी कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। इन प्रोग्राम्स को आप खुद ट्राई करोगे, सेल्फ ट्राई करोगे, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है।